स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक, भारत रत्न से अलंकृत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण जीवन संघर्ष, समानता और सामाजिक न्याय की अद्वितीय मिसाल है। हमें उनके आदर्शों पर चलकर एक समता मूलक समाज के निर्माण का संकल्प लेना होगा। तो अंबेडकर सामाजिक न्याय की अद्वितीय मिसाल है, सीएम ने कहा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर चंपावत जिले पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी चंपावत जिले के दौरे पर पहुंचकर लोहाघाट के मल्लिकार्जुन स्कूल, चिड़ियाडूंगा, बनगांव पहुंचकर अनावरण समारोह में हिस्सा लिया। क्षेत्र में बच्चों को उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जो परिकल्पना की गई थी, उस परिकल्पना का एक मूर्त रूप है। अभी मैं आदरणीय हरीश जोशी जी से पूछ रहा था कि कितनी इसकी संख्या है, तो ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, 8 संख्या तक पहुंच गई है। आप देख रहे हैं वो सारा पूरा उनका एक सारा बोर्ड टंगा हुआ है। मैं इसके लिए पूरी संस्था को, जोशी जी को और उनके सभी सहयोगियों को सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। और इस अवसर पर ये कहना चाहता हूं कि ये केवल एक ईंट पत्थर से निर्मित एक केवल आधारभूत संरचना ही नहीं है, बल्कि ये हमारे बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य का आधार है। अभी हमारे उद्घोषक महोदय कह रहे थे कि आने वाले समय में यहां से बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और निश्चित रूप से ये सब हमारे भविष्य हैं। और इसमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई बड़ा पत्रकार बनेगा, अनेक क्षेत्रों को, कोई प्रशासनिक सेवा में जाएगा। और जिन क्षेत्रों में भी ये जाएंगे, उन क्षेत्रों को नेतृत्व देने का काम करेंगे और निश्चित रूप से इनके व्यक्तित्व के निर्माण में, इनके पूरे संस्कारों में मल्लिकार्जुन विश्वविद्यालय के द्वारा जो संस्कार इनमें रोपित किए जाएंगे, वो उनके संपूर्ण जीवन भर। और देहरादून से खबर सामने आ रही। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष आज देहरादून दौरे पर 2 दिवसीय प्रवास पर आज देहरादून आएंगे। बीएल संतोष निकाय चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। नगर निगम चुनाव प्रभारी के साथ बैठक करेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का देहरादून दौरा है, 2 दिवसीय यह दौरा, जहां निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। नगर निगम चुनाव प्रभारी के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं बैठक में चुनावी रणनीति की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। जोड़ी बैठक भी करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन दौरे को लेकर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत का बयान सामने आया। चुनाव की समीक्षा के लिए आ रहे मंत्री, तो ये जानकारी सामने आ रही है। निकाय के चुनाव आने वाले हैं और उसके सभी संगठन के लोग हैं हम, और एक राजनीतिक दल है, उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है और उसकी समीक्षा के लिए संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी आ रहे हैं। तो वहीं इसको लेकर उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि नगर निकाय चुनाव जो है आने वाले हैं और उसकी तैयारियां भी करनी पड़ती है, जिसके लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री समीक्षा के लिए आ रहे हैं। और ऐसे में देखें तो बैठक भी होना है और इस दौरान चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जहां देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब है बीएल संतोष राजधानी पहुंच रहे हैं, वहां बैठक भी होनी है। चुनावी तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी?
तो बिल्कुल बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष अब 2 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें उनका जो कार्यक्रम है वो निकाय चुनाव से संबंधित यहाँ पर है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में वो आज यहाँ पर बैठक करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर जो पार्टी संगठन की अब तक की जो तैयारियां रही है उन तैयारियों की समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा निकायों में, पंचायतों में, खासतौर पर नगर पालिका और पंचायतों में अभी तक जो लेकर जो संगठन की जो तैयारियां थी, जिनको लेकर ये कह सकते हैं कि प्रभारी घोषित किए जा चुके हैं निकायों से, चुनाव से लेकर उन प्रभारियों से भी बातचीत करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। कोशिश उनकी यही है कि कम से कम समय में बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूर्ण हो सके, ताकि जैसे ही चुनाव की तिथियों का ऐलान यहाँ पर निकाय चुनाव से संबंधित तो बीजेपी उस चुनाव में जाने काम करे और ज्यादा से ज्यादा मतों से बीजेपी इस चुनाव को जीतते रहने का काम यहाँ पर करे। बीजेपी का संगठन इसलिए यहाँ पर एक्सपो में आगे बढ़ता हुआ कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने निकाय चुनाव की जो तैयारियां वो 3 महीने पहले से यहाँ से प्रारंभ अपनी कर दी थी। यानी बूथ स्तर से लेकर अभी तक प्रदेश स्तर तक जो तैयारियां यहाँ पर होनी है, निकायों में किस प्रकार से काम वहाँ पर होना है, बूथ स्तर की जो कमेटियां उन कमेटियों का गठन यहाँ पर हो चुका है। और अब ये कहा जा सकता है कि अभी तक की जो तैयारियों में बीजेपी ने अपना काम जो निकाय चुनाव को लेकर करा उसको परखने का काम आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन यहाँ पर करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर होंगे तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आज पहली जो बैठक यहाँ पर होगी वो पहली बैठक निकायों के जो चुनाव के जो प्रभारी यहाँ पर है, सह प्रभारी हैं, पालिकाओं में जो चुनाव के जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है, उनसे बातचीत यहाँ पर होगी। और उसके बाद देर शाम तक कहा जा सकता है कि एक और टोली बैठक जो बीजेपी के लिए अगर बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी ऐसी पार्टी है जिनका चुनाव के साथ एक अलग ही संबंध है, या यूं कह ले कि साल का एक भी दिन चुनाव से अलग नहीं होता है। हमेशा ये पार्टी पूरी तरह से तैयार रहती है। लेकिन अब जिस तरीके से हम देखें, उत्तराखंड में लगातार चुनावों का दौर रहा है और हमने तैयारियां भी पूरी देखी है बीजेपी की, और इस बार भी जब निकाय चुनाव आने वाले, ऐसे में किस तरह से पार्टी धार देने की कोशिश करेगी? देखिए, बीजेपी एक संगठनात्मक जो पार्टी यहाँ पर कही जाती है और उसका जो संगठन है जो चुनाव के लिए हमेशा तत्पर रहता है, उस तत्परता के अनुरूप ही कहा जा सकता है कि बूथ स्तर तक की जो कमेटियों का गठन बीजेपी ने अब तक किया वो चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर समझा जा सकता है। दूसरे जो विपक्षी दल है उनके अगर हम बात करें तो चुनाव निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों की बात अवश्य यहाँ पर करते हैं, लेकिन अभी तक उनके स्तर पर ना तो बूथ स्तर की कमेटियों का गठन वहां पर हुआ है, ना ही ऐसे चेहरे अभी तक निर्धारित हो पाए जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ने का काम वहां पर किया जाएगा। जबकि बीजेपी ने ये कह सकते हैं कि कमेटियों के गठन करने के अलावा जो संभावित जो दावेदार हैं उनकी जो उनका जो कद है, उनकी जो योग्यता है, उसको परखने का काम भी क्षेत्रीय जनता के बीच में परखने का काम शुरू यहाँ पर कर दिया है। यानी बीजेपी ने अपने संभावित प्रत्याशियों को लेकर भी जो सर्वे रिपोर्ट्स है उस रिपोर्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ताकि जिताऊ कैंडिडेटों को पहले से ही बिल्कुल। अब एक सवाल और, जिस तरीके से हम देखें कई सारे लोकसभा चुनाव के बाद से हमने देखा है कई सारे जो अन्य दलों के नेता है बीजेपी में शामिल हुए, और इसके पीछे की वजह माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में शायद उन्हें मौका मिल सकता है। और ऐसे में अगर बात करें तो जो पुराने बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ और जो नए जुड़े उनके साथ किस तरह से पार्टी समन्वय बनाएगी? बिल्कुल, उसे इस रूप में समझ सकते हैं कि जितना भी अभी तक के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं उन सभी को लेकर बीजेपी का जो अपना सॉफ्ट गवर्नर है उस पर काम होने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सभी को जिम्मेदारी इस निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर दी जा रही है। यानी पार्टी का हर कार्यकर्ता इस चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। जितना बड़ा नेता होगा उतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे यहाँ पर दी जाएगी। कोशिश यही है बीजेपी की कि पार्टी को, इस संगठन को इस चुनाव में बड़ी जीत यहाँ पर मिल सके, उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निकायों में बीजेपी का बोर्ड का गठन यहाँ पर हो सके, और उसके लिए जितना जरूरी है यानी बूथ स्तर से लेकर संगठन स्तर तक की जो तैयारियां उसको समय रहते हुए यहाँ पर पूरा करने का काम यहाँ पर किया जाए। इसीलिए अभी तक की जो तैयारियां रही है उन तैयारियों को परखने का काम आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष यहाँ पर करेंगे। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी है, चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जो सह प्रभारी वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये कहा जा सकता है कि आज की इस समीक्षा बैठकों में जो निर्णय यहाँ पर निकल के सामने आएंगे वो बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में निकाय चुनाव की तैयारियों के संबंध में यहाँ पर कहे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, अभय बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास के बाहर धरना दिया, और इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनके साथ
आवास के बाहर धरना देते नजर आए। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सरकार और मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य का बेहद बुरा हाल है और इसलिए मजबूरन कांग्रेस के नेताओं को धरना देना पड़ रहा है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है और आगे ऐसे ही विरोध के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक के इस धरने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी शामिल हुए। और अभय कैंतुरा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अभय, धरने को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आए, क्योंकि पहले भी आप मौके पर मौजूद रहे हैं, वहां कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया था। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बदहाली पूरे प्रदेश में उसको लेकर आज कांग्रेस के जो वरिष्ठ विधायक है प्रीतम सिंह, उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर धरना देने का काम यहाँ पर किया। ये धरना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था उनके द्वारा पूर्व में ही की सूचना वहां पर कैबिनेट मंत्री को यहाँ पर दे दी गई थी। और ये कहा जा सकता है कि जब धरना प्रदर्शन उनका यहाँ पर शुरू हुआ उस दौरान कैबिनेट मंत्री अपने आवास पर नहीं थे, वो किसी दूसरे कार्यक्रम में प्रदेश के दूसरे जनपदों में जाने का उनका कार्यक्रम यहाँ पर था। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर जुटे थे, जिस प्रकार से नारेबाजी वहां पर कर रहे थे और आक्रामक तेवर वहां पर दिखा रहे थे, तो उससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने एक संकेत देने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया कि अगर आगामी दिनों में इसी प्रकार से बीजेपी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाती है, जो उनके सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, अगर वो अपने कार्यों को इसी प्रकार से भूलने का काम करते हैं, तो विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इसी तरीके से उनके दरवाजे के आगे नारे लगाता हुआ काम आएगा और नारे लगाने का काम करेगा, ताकि सरकार की जो निंदा है वो टूट सके और जो दायित्व जनता ने उन्हें दिया है, जिसके लिए उन्हें पूरा मैंडेट देने का काम जनता की तरफ से दिया गया, उस मैंडेट का वो इस्तेमाल यहाँ पर करें और उनके जनहित के जो कार्य है उनको सुलझाने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा सके। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जब भीड़ वहां पर बढ़ने लगी तो पुलिस को मजबूरन उन सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर करना पड़ा। इस दौरान ये कह सकते हैं कि उनकी पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी वहां पर करा। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी जिद पर वहां पर अड़े रहे तो उन सभी को गिरफ्तार करके अन्यत्र दूसरे स्थान पर ले जाने का काम पुलिस के द्वारा किया गया। कांग्रेस के जो वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह है, उनके साथ इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा वहां पर मौजूद है। पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक है बद्रीनाथ से जो विधायक है लखपत बुटोरा, वो वहां पर मौजूद है। पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी, खासतौर पर महानगर युवा कांग्रेस के जो पदाधिकारी है वो वहां पर मौजूद रहे। उन सभी की तरफ से राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का काम वहां पर किया गया और कोशिश की गई कि सरकार उनकी मांगों को सुने और कम से कम प्रदेश में जो शिक्षा स्वास्थ्य का जो हाल है और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अभी भी मांगे पूरी नहीं होती है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो वो आगे भी करेंगे। अबे हमने देखा था तब भी बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो कांग्रेस कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, उतने ही बल में अगर हम देखें संख्या में पुलिस बल भी वहां मौजूद थे। तो अभी भी क्या कार्यकर्ता वहां बने हैं या सभी को वहां से हटा दिया गया है? बिल्कुल, पुलिस के द्वारा उन सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो विरोध में वहां पर जमा हुए थे, धरना प्रदर्शन वहां पर करते, उन सभी को गिरफ्तार करने का काम वहां पर किया गया था और उनको अन्यत्र दूसरे स्थान पर ले जाने का काम पुलिस के द्वारा किया गया था। हाँ, सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के कुछ जवानों को तैनाती वहां पर यमुना कॉलोनी जो मंत्री आवास है उस क्षेत्र में वहां पर कर दी गई थी, ताकि किसी भी प्रकार से अन्य कोई भी व्यक्ति वहां पर शांति व्यवस्था को भंग करने का काम वहां पर न करे। जो सुरक्षा के जो मानक है उन मानकों को तोड़ने का काम वहां पर न करे, इसलिए पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी कर दी गई है। लेकिन जो सवाल है वो अब भी वही है कि अगर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों को भी धरने पर बैठना पड़ रहा है मंत्री आवास के बाहर, अगर वो धरना दे रहे हैं तो ये गंभीर विषय, चिंतनीय विषय है। सरकार को इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, आखिर कहां पर वो कमियां हैं जिसके चलते जनप्रतिनिधियों को धरने पर बैठने की नौबत पर उनको आना पड़ रहा है। और अगर अभी जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने या कांग्रेस के नेताओं ने एक चेतावनी स्वरूप इस धरने को बताने का काम यहाँ पर किया, तो समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के ऐसे और कार्यक्रम यहाँ पर आक्रामक रूप से देखने को मिलेंगे जो सरकार के खिलाफ यहाँ पर हल्ला बोलते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, अब है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही बीजेपी के संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन दर्शन को लेकर चर्चा की गई। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमेशा लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने संविधान बदलने की बात की है, संविधान के साथ उन्होंने क्या किया है यह सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज का अपमान किया है। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर उनके पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया गया है और देश के प्रधानमंत्री लगातार 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक संविधान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। 2 दिन के पार्लियामेंट में डिबेट होने वाली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के देश के निर्माण में क्या योगदान रहा है उस पर चर्चा हो गई और उनको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान को बदलने का पाप किया है, प्रियम्बल को बदला है उन्होंने, उसके अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ने का काम किया है, उस पर भी चर्चा होगी। किस प्रकार से संविधान के धज्जियां उड़ा के आपातकाल लगाया गया, उस पर भी चर्चा होगी कि किताब को लेकर संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदल देंगे और जब विदेश में जाते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, ये बात कहते हैं। ये सारी चर्चा होंगी कि किस प्रकार से देश को आजाद कराने वाले महापुरुषों को कांग्रेस ने लगातार अपमान किया है और आज देश का दलित भूला नहीं है इस बात को कि डॉक्टर अंबेडकर जी को देश को मजबूत करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी कि कांग्रेस से उनका 36 का आंकड़ा था और यही कारण था कांग्रेस ने उनको भारत रत्न नहीं दिया। और धामी सरकार बेहतर कर अदायगी के जरिए राज्य के विकास में भागीदारी करने वाले राज्य के 160 व्यापारियों को सम्मानित करेगी। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पंजीकृत व्यापारी सम्मान योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना में व्यापारियों का जिलेवार चयन किया जाएगा। देहरादून और हरिद्वार के 20 और यूएस नगर और नैनीताल के 15 व्यापारियों को इस योजना में चुना जाएगा। बाकी 9 जिलों में 10 व्यापारियों को सम्मान योजना में चुना जाएगा और इस योजना में सामान और सेवाओं के सभी थोक और खुदरा व्यापारियों को शामिल किया जाएगा। चयन के लिए जोनल अपर आयुक्त हर संभाग स्तर पर संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेंगे और इस योजना के तहत पुरस्कार के लिए वही व्यापारी पात्र होंगे जो राज्य कर विभाग में पंजीकृत है। व्यापारी का टर्नओवर 20 करोड़ रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होना चाहिए। हम लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी मार्गदर्शन में अपने अपने विभागों में एक नवाचार करने का काम करते हैं। पिछले दिनों जब जीएसटी कंपनसेशन की बारी आई थी कि हमारा जीएसटी कंपनसेशन खत्म हुआ था, तो हमारे सामने चुनौती थी हम अपना जीएसटी कैसे बढ़ाएं और आज मुझे खुशी है इस बात की कि हम उससे ऊपर उठे। बिल लाओ इनाम पाओ लोकप्रिय हमारी स्कीम रही। इसी प्रकार से जो विभाग हैं, विभाग के लोगों को मेरे द्वारा बार बार कहा गया कि जो ईमानदार व्यापारी है, जो हमारा करदाता है, जो हमें कर दे रहा है, आखिर उसका भी सम्मान होना चाहिए और उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर के उन व्यापारियों को हम सम्मानित करें, जिससे प्रेरणा लेके अन्य व्यापारी भी फिर उस प्रकार का ईमानदारी से जीएसटी में हमें सहयोग प्रदान करेंगे। अब इसमें जो देहरादून और हरिद्वार में 20 व्यापारी, उधम सिंह नगर नैनीताल में 15 व्यापारी, शेष अन्य जिलों में 10 व्यापारी। और प्रदेश के सहायक प्राध्यापकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगाया। हाईकोर्ट में उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है, जिससे सैकड़ों प्राध्यापकों का भविष्य दांव पर लग गया है। हाईकोर्ट ने विनियमितीकरण नियमावली 2016 के आधार पर गुरुवार को
विनियमित सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आशुतोष विक्रम और अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाओं के खारिज होने से लगभग 250 सहायक प्राध्यापकों के विनियमितीकरण पर खतरा मंडराने लगा। मामले के अनुसार उत्तराखंड शासन द्वारा साल 2016 की विनियमितीकरण नियमावली के आधार पर 700 कार्मिकों को विनियमित कर दिया गया, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के 176 सहायक प्राध्यापक शामिल थे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने रोडवेज बसों से पाबंदियां हटा दी है। 14 नवंबर को दिल्ली सरकार ने ग्रैब 4 पॉलिसी लागू की थी और उसके बाद उत्तराखंड परिवहन निगम की 194 सामान्य और 27 वॉल्वो बसों का संचालन भी ठप हो गया था। 14 नवंबर को दिल्ली सरकार ने ग्रैब 4 पॉलिसी लागू की थी और उसके बाद उत्तराखंड परिवहन निगम की 194 सामान्य और 27 वॉल्वो बसों का संचालन ठप हुआ, जिससे दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। 22 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने रोडवेज बसों पर लगाई गई पाबंदियां हटा दी है। बढ़ते हैं आगे। कुमाऊं के जंगलों में बेशकीमती साल के पेड़ों पर बोरर महामारी का खतरा वन विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है, जिसके कारण अब वन महकमा वैज्ञानिक बुलाकर इस खतरे के बारे में पता करेगा। कुमाऊं के जंगलों में साल के पेड़ों पर बोरर कीट यानी कि कीड़े का आतंक देखने को मिल रहा है। अब यह कीड़ा करीब 1 हेक्टेयर क्षेत्र में साल के पेड़ को खत्म कर उसे पाउडर यानी कि बुरादे में बदल रहा है, जिससे वन महकमे की चिंता बढ़ गई है। वहीं वन महकमे ने FRI यानी कि वन अनुसंधान संस्थान को इसकी जानकारी दे दी है। अब जल्द ही FRI के वैज्ञानिकों की टीम आकर निरीक्षण करेगी। बता दें कि 1960 के दशक में भी साल बोरर का अटैक हुआ था और ऐसे में नैनीताल जिले के रामनगर और हल्द्वानी के वनों में बोरर कीट के प्रकोप से रामनगर वन विभाग जो है चिंता में आ गया है। कीट है जिसको साल बोरर कहा जाता है और ये खास तौर से साल के पेड़ों पर हमला करता है और इसका जो लार्वा है या फिर ये खुद बीटल फैमिली से बिलोंग करता है, ये उसमें छेद कर उसके तने में जो है उसको धीरे धीरे खा के खत्म कर देता है और ये बहुत तेजी से फैलता है। पूर्व में मध्य प्रदेश में एक बार इसका प्रकोप हुआ था और अभी रिसेंटली हमने देखा कि रामनगर वन प्रभाग में कुछ साल के पेड़ इससे जो है जो पाए गए और उनमें जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस मामले में वन अधिकारियों को अवगत कराया गया, तो उनका कहना है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को इसकी सूचना दे दी गई है और इसका एकमात्र रोकथाम का जो उपाय है वो है कि इसके जो इससे प्रभावित जो पेड़ हैं उनको काट कर और उसको लार्वा या जो बीटल है उसको जो है मारा जाए। देखिए साल जो तराई का जो निचला इलाका है हमारा शिवालिक बेल्ट जिसे हम कहते हैं तराई की, जो साल एक बहुत महत्वपूर्ण पेड़ों की प्रजाति है और ये अपनी सहचर प्रजातियों को अपने साथ उगने देता है। जहां ये पाया जाएगा वहां नमी अच्छी होगी और उसकी क्षेत्र की जैव विविधता बहुत रिच रहती है। मजबूती के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं। और पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में अधिनियम और पशु परिवहन अधिनियम का अनुपालन कराए जाने को लेकर पशुपालन, परिवहन, राजस्व, पुलिस, उद्योग आदि संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। बैठक में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने जिला पशु क्रूरता समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों और जनपद अंतर्गत संचालित गौशालाओं की जानकारी जिलाधिकारी को दी, जिस पर जिलाधिकारी ने CVO को निर्देश दिए कि वे थल में गौशाला जल्द ही संचालित हो, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करें। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।